हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम समकालीन भारतीय समाज यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस के 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन के उद्देश्य के 2 स्वरूप थे, रचनात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत बहिष्कार की गई नीतियाँ। पहली है सरकार से प्राप्त उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग। नेक्स्ट, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार। नेक्स्ट, सरकारी दरबारों, उत्सवों तथा स्वागत समारोह में सम्मिलित न होना। नेक्स्ट, सरकारी अदालतों का बहिष्कार। नेक्स्ट, विदेशी माल का बहिष्कार एवं स्वदेशी का प्रचार। नेक्स्ट है गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की निम्नलिखित बातें शामिल थी। पहली, शराब का बहिष्कार। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता व अहिंसा पर बल देना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना। नेक्स्ट, निजी पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट, छुआछूत को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणियां लिखनी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ था। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह की ट्रेनिंग दे दी थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने चुने हुए 79 यानी कि 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो समुद्र तट पर एक गांव था, की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में तय की तथा वे 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को दांडी समुद्र तट पर समुद्र पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी का अनुसरण करते देश में स्थान स्थान पर नमक कानून व अन्य कानूनों को तोड़ना आरंभ किया गया। इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मैसोलिनी के रोम मार्च से की। बम्बई क्रॉनिकल ने यात्रियों का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया। इस महान अवसर पर देशभक्ति की जितनी प्रबल भावना लोगों में बह रही थी, वैसी कभी नहीं देखी। अंग्रेजी तथा एंग्लो इंडियन अखबारों ने इस यात्रा का मजाक उड़ाया। ब्रेल्सफोर्ड नामक एक अंग्रेज संवाददाता ने लिखा, समुद्र के पानी को एक बर्तन में उबालकर ब्रिटिश सम्राट की गद्दी को नहीं हिलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 सितंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव का भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें उन उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया जिनकी पूर्ति के लिए संविधान सभा से संविधान निर्माण का आग्रह किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन का वर्णन करें। तो इसमें जो अंतिम अधिवेशन था इसका वर्णन करना है। तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को आरंभ हुआ। इस अधिवेशन में संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यद्यपि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया था कि 26 जनवरी 1949 को इस संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसे जनवरी 1930 को कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाएगी। अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना होगा। यह प्रस्ताव साकार होने पर 26 जनवरी की तिथि को संवैधानिक ऐतिहासिकता प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान है कि जनजाति क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की प्राथमिकता देना।
दूसरा है अनुसूचित जातियों की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अध्यापन कार्य के लिए चुनना। तीसरा है बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए विशेष निर्देशन सामग्री के विकास करने का प्रावधान करना। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष सुविधाएं जैसे कि आवासीय पाठशाला, उपचार कोर्स आदि जो है दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है जनजाति लोगों को उन्नत सांस्कृतिक पहचान के उद्देश्य से शिक्षा के सभी सत्रों पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने की सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांगों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें पहला प्रावधान है कि विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के संबंध में प्रयास। नेक्स्ट है जिला स्तर पर ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट विद्यालयों में निःशुल्क छात्रावास यानी कि फ्री हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा मुहैया करवाना। नेक्स्ट विशेष विकलांगता के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट विकलांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरे बच्चों के साथ करना। नेक्स्ट विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का उचित प्रबंध करना। नेक्स्ट विकलांग बच्चों को पढ़ाई के लिए अध्यापकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाना। तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांगों की शिक्षा के लिए जो है प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी जो है सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए ताकि इनमें हीन भावना न आए और मुख्य धारा से अलग न हो। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनको पहचान करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है ताकि उनकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए बल्कि जो बालक सामान्य से कम हैं उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए ताकि वे भी देश के मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यताओं को देश की उन्नति में योगदान कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का क्या अर्थ है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम इक्वलिटी। भारतीय संविधान सबको समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का भी जो प्रावधान भी करता है। यह प्रावधान अन्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि ऐसा करना व्यापक सामाजिक हितों के लिए आवश्यक है। वर्षों से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दिए बिना उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार समानता जो है न्यायपूर्ण असमानता के विरुद्ध एक पुकार है, यानी कि संविधान के अनुसार जो है सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है, जिसको हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। जिस समाज में लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश आदि का भेद नहीं होता। भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत के अंतर्गत उपयुक्त भेदों से रहित समाज व्यवस्था करने के बारे में बताया गया है। वह भारतीय समाज को सामाजिक न्याय पर आधारित समाज बनाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि भारत जैसे देश में कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कमजोर व पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है। समाज के इस भाग को ऊंचा उठाने हेतु विशेष प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय तभी स्थापित किया जा सकता है जब तक कि समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति समाज में अपने आप को समान रूप से न्याय मिलने की आशा न कर सके। यानी कि जहाँ पे जो है सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि जहाँ पर लिंग, जाति, वंश के आधार पर जो भेदभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। सीधे साधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के प्रत्यय को समझने के लिए विशिष्ट बालकों का अर्थ समझना होगा। शैक्षणिक जो है अध्ययन राष्ट्रीय समिति के अनुसार विशिष्ट बालक वे होते हैं जो औसत बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के विकास के लिए शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। इन विशिष्ट बालकों के लिए जब हम विशेष शैक्षिक सेवाओं की व्यवस्था करते हैं तो वह विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार यह शिक्षा
जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली हैं या फिर शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विकलांग हैं या फिर शैक्षिक दृष्टि से जो सामान्य से भिन्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है, यानी कि अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी क्या योग्यताएं हैं। तो पहली है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। चौथा है उसका नाम भारत के किसी भी निर्वाचित क्षेत्र की मतदान सूची में नहीं होना चाहिए। पांचवा है वह उन योग्यताओं से परिपूर्ण होना चाहिए जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। छठा है वह पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। सातवां है उसे चुनाव आयोग अथवा न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। आठवां है उसे न्यायालय द्वारा धर्म, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर लोगों में द्वेष फैलाने के कारण, बलात्कार तथा पत्नी पर अत्याचार के कारण, छुआछूत मानने अथवा उसका प्रचार करने के कारण, मिलावट तथा जमाखोरी के कारण, सती प्रथा को महापंडित करने के कारण, दहेज के कारण न्यायालय द्वारा दोषी करार न दिया गया हो। ये सभी जो है सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता बतानी है। तो पहला है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उम्मीदवार पिछले 6 महीने से उस राज्य में रह रहा हो जहाँ से वह चुनाव लड़ना चाहता है। तीसरा है उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो। चौथा है वह पागल अथवा दिवालिया न हो। पांचवा है संसद द्वारा निश्चित योग्यताओं को पूरा करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, ये आपको बताना है। तो प्राय यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। राष्ट्रपति के तानाशाह बनने के संदर्भ में उसकी संकटकालीन शक्तियों को आधार बनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन शक्तियों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। उपरोक्त वर्णित औचित्य यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, जबकि संकटकालीन प्रावधान यह दर्शाते हैं कि वह तानाशाह बन सकता है। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इतने प्रतिबंध तथा संसदीय नियंत्रित स्थापित किए गए हैं कि राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। पहला है संकटकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से की जा सकती है। सेकंड है इस घोषणा को संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तीसरा है राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है, वह स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। चौथा है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक तानाशाह कभी नहीं बन सकता। भारत की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ बताइए। तो पहला है राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। दूसरा है राज्यसभा द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची का निर्धारण करता है। तीसरा है राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है। चौथा है राज्यसभा के नियमों की व्याख्या करता है। पांचवा है सदस्यों को बोलने की आज्ञा प्रदान करता है। छठा है विधेयकों पर बहस एवं मतदान करता है। सातवां है मत विभाजन बराबर होने पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है। आठवां है सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री, चौथा संसदीय मंत्री। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री। मंत्रिपरिषद में इसका स्थान सर्वोच्च होता है। ये अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और इसके ऊपर केवल प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन होते हैं। इनको कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। तीसरा है उप मंत्री, जिसको हम डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं। इनका कार्य कैबिनेट एवं राज्य मंत्री की सहायता करना होता है। ये विभाग के संबंध में नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। चौथा है संसदीय सचिव, इनको प्रायः मंत्री नहीं माना जाता। इनका मुख्य कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों के मध्य तथा प्रधानमंत्री के साथ अन्य विभागों का समन्वय जो है स्थापित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर बताएं, यानी कि इनमें क्या डिफरेंस है। भारतीय संविधान में कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल शब्द की अपेक्षा जो है मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल का महत्व अधिक है। इन दोनों के मध्य निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला देखिए, मंत्रिपरिषद की अपेक्षा मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक तथा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होती है।
सेकंड है सभी मंत्री मंत्रिमंडल सहित मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के केवल कुछ मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तीसरा है नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकें मंत्रिपरिषद की अपेक्षा अधिक होती हैं। चौथा है मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक शब्दावली है, जबकि मंत्रिमंडल यानी कि फोर्थ पॉइंट है मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक शब्दावली है, जबकि मंत्रिमंडल एक व्यवहारिक सत्य है। पांचवा है मंत्रिपरिषद की अपेक्षा मंत्रिमंडल अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, राज्यपाल के पद की योग्यता बतानी है कि जो राज्यपाल है इसके पद की क्या क्या योग्यता है। तो फर्स्ट देखिए वह भारत का नागरिक है। दूसरा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है उसे राज्य विधानमंडल अथवा संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो जो ही वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसकी विधानमंडल अथवा संसद की सदस्य समाप्त हो जाएगी। चौथा है वह सरकार के किसी लाभकारी पद पर जो हासिल न हो। ये सभी जो हैं राज्यपाल के पद की जो हैं विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जनतंत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, यानी कि डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जनतंत्र तथा शिक्षा के संबंध पर प्रकाश डालने के पूर्व जनतंत्र के अर्थ को समझना परम आवश्यक है। जनतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी शब्द का रूपांतरित है। डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया से मिलकर हुई है। डेमोस का अर्थ है शक्ति तथा क्रेटिया का अर्थ है जनता। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार डेमोक्रेसी अथवा जनतंत्र का अर्थ है जनता के हाथ में शक्ति। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि जनतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ध्यान देने की बात है कि जनतंत्र की यह परंपरागत धारणा प्राय जनता तथा राज्य के संबंधों अर्थात जनता द्वारा चुनाव तथा विधान सभाओं, विधान परिषदों एवं संसदों के निर्माण तक ही सीमित रह जाती है, जो पर्याप्त नहीं है। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए इसके सिद्धांतों तथा मूल्यों का प्रयोग जीवन के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में चुनाव आयोग का क्या महत्व है। तो सबसे पहला है कि आयोग का प्रावधान संविधान में करके इसे एक संवैधानिक संस्था बनाया गया है। दूसरा है आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को कायम रखने के लिए आयुक्तों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। तीसरा है चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के समान वेतन प्रदान करके उन्हें निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार से मुक्त रखा गया है। चौथा है आयोग की जो है स्वेच्छाकारी बनने से रोकने के लिए उस पर संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया है। पांचवा है चुनाव आयोग ने चुनाव सुधारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। छठा है अभी तक अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने चुनाव आयोग की गरिमा एवं सम्मान को बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज का क्या अर्थ है, यानी कि पंचायती राज की डेफिनेशन करनी है। तो पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत गांव में रहने वाले लोगों को अपने गांव का प्रशासन तथा विकास स्वयं उनकी इच्छा अनुसार करने का अधिकार दे दिया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का महत्व रहा है। वैदिक काल में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को स्वयं ही सुलझा लेते थे। वैदिक काल के पश्चात सैकड़ों वर्षों तक ग्रामीण जीवन स्वतंत्रतापूर्वक व्यतीत होता रहा। मुस्लिम युग में यद्यपि भारत के मुस्लिम शासकों ने पंचायतों का महत्व नहीं दिया, परंतु फिर भी पंचायतें झगड़ों का फैसला करती रही और कई अन्य कार्य भी करती रही। अंग्रेजों के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में पंचायतों को नष्ट कर दिया गया और गांव के प्रशासन में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार का नियंत्रण लागू कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यद्यपि पंचायतों को फिर से स्थापना करने के लिए कानून भी पास किया गया, परंतु इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम स्तर पर पंचायती राज के ढांचे का वर्णन करें। यह पंचायती राज व्यवस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी स्थापना गांव के स्तर पर की जाती है, परंतु बहुत कम जनसंख्या वाले गांवों के पास किसी के पास वाले दूसरे गांव के साथ मिलाकर एक साझी पंचायत की स्थापना की जाती है। यानी कि किसी गांव में कम अगर वोट हैं तो उसको दूसरे गांव की पंचायत के साथ जोड़ दिया जाता है। गठन ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक इकाई ग्राम सभा होती है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले
वे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है जिनका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या ग्राम की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है, अतः यह संख्या अलग अलग होती है। केरल में ग्राम पंचायतों की सदस्यों की संख्या 18 से 15, हरियाणा में 6 से 20, पंजाब में 5 से 13 तथा गुजरात में 9 से 15 तक हो सकती है। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार सभी पंचायतों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए भी सुरक्षित रखा गया है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। सरकार द्वारा उसे उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, परंतु भंग होने के 6 महीने के अंदर ही नए चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। पंचायत का एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच कहा जाता है और अन्य पंच होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के लिए विकास कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के ढांचे का वर्णन करें। तो प्रत्येक विकास खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। पंजाब में यह 10 से 40 तक है। प्रत्येक पंचायत समिति में कुछ स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। पहला पॉइंट देखिए, निर्वाचित सदस्य। चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्र को पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या के अनुसार वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य चुना जाता है। पंचायत समिति के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं पंचायत समिति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। सेकंड है, सरकारी सदस्य। पंचायत समिति के क्षेत्र से चुने हुए विधानसभा के सदस्य सहायक सदस्य होते हैं। तीसरा है, पदेन सदस्य। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम तथा खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें समिति की बैठकों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होगा, परंतु मतदान में भाग करने के लिए जो अधिकार नहीं होगा। उस क्षेत्र का विधायक भी जो है पदेन सदस्य होता है। फोर्थ पॉइंट है, सरपंचों के प्रतिनिधि। पंचायत समिति के कुल सदस्यों के 5वें भाग के बराबर पंचायत समिति के क्षेत्र में गठित पंचायतों के सरपंचों में से रोटेशन तथा लॉटरी के द्वारा 1 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जिला स्तर पर पंचायती राज के ढांचे का वर्णन करें। तो जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपर की इकाई है। जिला परिषद को प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। इसे केवल समन्वय लाने वाली तथा निरीक्षण करने वाली संस्था के रूप में भी स्थापित किया गया है। रचना की बात करते हैं तो जिला परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। पहला है, निर्वाचित सदस्य। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 40 होगी। जिला परिषद का एक सदस्य लगभग 40,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिला परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम 21 वर्ष तथा मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। प्रत्येक जिला परिषद में कुछ स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। दूसरा है पदेन सदस्य। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिला परिषद में कुछ पदेन सदस्य भी होती हैं। इनमें जिले की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा लोकसभा तथा विधानसभा के समय जो सदस्य हैं शामिल होते हैं। अवधि की बात करते हैं तो जिला परिषद का साधारणतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य सरकार को जिला परिषद की अवधि समाप्त करने से पहले भी उसे भंग करने का अधिकार है। भंग होने के 6 महीने के अंदर नई जिला परिषद का चुनाव करवाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय के साधन कौन कौन से हैं। तो पहला है, सरकार तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राप्त अनुदान। दूसरा है, वसूल किया गया कर, शुल्क, जुर्माना, दान, उपहार आदि। तीसरा है, क्षेत्र में का कूड़ा जो है करकट, पशुओं का शव, गोबर आदि को बेचने से आय। चौथा है, ग्राम में के मछली क्षेत्रों से हुई आय जो संबंधित ग्राम पंचायत के अधीन है। पांचवा है, गृह कर द्वारा आय। छठा है, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निहित श्मशान भूमि से प्राप्त आय। सातवां है, पंचायत द्वारा किए गए जुर्माने से प्राप्त आय। आठवां है, पशु मेलों तथा अन्य मेलों में दुकानदारों से प्राप्त आय। नौवां है, जनता से प्राप्त अनुदान अथवा ऋण। 10वां है, 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों की आय में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुछ करों को भी
पंचायतों को सौंप सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जिला परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला है, यह मूल रूप से अपने क्षेत्र में स्थित पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय पैदा करती है और जिले का सामूहिक विकास करने का प्रयत्न करती है। दूसरा है, जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट का निरीक्षण करती है और उस पर अपनी स्वीकृति देती है। तीसरा है, यह पंचायत समितियों के कार्यों पर निगरानी रखती है, उसे परामर्श देती है और आवश्यक हो तो आदेश भी देती है ताकि पंचायत समिति अपनी कार्य ठीक प्रकार से कर सके। चौथा है, यह 2 या अधिक पंचायत समितियों से संबंधित विकास योजनाएं बनाती है और उन्हें कार्यान्वित करती है। पांचवा है, यह पंचायत समितियों की विकास योजनाओं को समस्त जिले की विकास योजना के साथ समन्वित करने के प्रयत्न करती है। नौवा है, यह जिले के सभी ग्रामीण विकास के संबंध में सरकार को सुझाव दे सकती है। सातवां है, सरकार किसी भी योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व जिला परिषद को सौंप सकती है। आठवां है, जिला परिषद ग्रामीण जीवन को विकसित करने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनिवार्य कदम उठा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसान आंदोलन से आप क्या समझते हैं। यानी कि किसान आंदोलन के ऊपर जो है आपको बताना कि किसान आंदोलन क्या होता है। तो अपने शोषण से छुटकारा पाने के लिए किसान संगठित होकर जो आंदोलन करते हैं उसे किसान आंदोलन कहते हैं। ऐसे आंदोलनों में मुख्य रूप से गरीब किसान, भूमिहीन किसान तथा खेतीहर मजदूर शामिल होते हैं जो जमींदारों तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। पुष्पेंद्र सुराना के अनुसार किसान आंदोलन उन आंदोलनों को कहा जाता है जो कृषि आवश्यकताओं पर आधारित हैं और जो राजनीतिक शासकों के दमन से मुक्ति चाहते हैं, जिनका उद्देश्य कष्ट निवारण होता है, जो सत्ता का कुछ अंश भी चाहते हैं या फिर पूर्ण सत्ता को उखाड़ फेंक देना चाहते हैं और इस प्राप्ति से वे अपने सामाजिक ढांचे को बदलना चाहते हैं। सुशीला कौशिक ने लिखा है कि जब किसान आंदोलनों की बात की जाती है तो उनका अभिप्राय किसान समुदाय के शोषित तथा गरीब वर्ग अर्थात सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों के सामूहिक आंदोलन से होता है। अतः किसान आंदोलनों को उन रैलियों तथा प्रदर्शनों से अलग समझना चाहिए जिनका संगठन तथा नेतृत्व बड़े बड़े भूस्वामी, अमीर किसान एवं राजनीतिक नेता करते हैं, चाहे उन रैलियों में सीमांत किसान या खेतीहर मजदूर भी शामिल हो जाते हैं। ऐसी रैलियां एवं आंदोलनों का उद्देश्य बड़े भूस्वामियों एवं राजनीतिज्ञों के स्वार्थों को पूरा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, तिबागा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो तिबागा आंदोलन 1946 से 47। तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहला आंदोलन बंगाल में तिबागा आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन मझोले किसानों तथा बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया, परंतु यह आंदोलन कुछ ही समय में के पश्चात ढीला पड़ गया। औद्योगिक मजदूरों को इससे अलग रखा गया था तथा मझोले किसान भी इससे अलग हो गए। अतः इस आंदोलन का क्षेत्र बहुत सीमित था, वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना विद्रोह का संक्षिप्त नोट लिखिए। तेलंगाना में विद्रोह 1946 से 48। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना के किसानों ने 1946 में साम्यवादी तथा माओ समर्थकों के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह किया। उनकी मांग थी कि नवाब और जमींदार उनसे अनुचित कर वसूल न करें। बाद में उन्होंने यह मांग भी रखी कि उनके ऋण रद्द कर दिए जाएं। साम्यवादियों की सलाह पर उन्होंने स्थान स्थान पर जन समितियों का गठन किया। जमींदारों को उनके घरों से जबरदस्ती भगा दिया गया तथा भूमि पर किसानों ने कब्जा कर लिया। जन समितियों ने लगभग 10 लाख एकड़ भूमि किसानों में वितरित की। यह विद्रोह लगभग 2.5 वर्ष चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान संगठन क्या है। किसान संगठन जिसको हम बोलते हैं पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्वतंत्रता से पूर्व किसानों के आंदोलन संगठित करने के लिए सन 1936 में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई। बाद में इनका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया। सन 1939 में समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव ने किसान सभा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग कर लिया क्योंकि इनके विचार में कांग्रेस पर जमींदारों तथा पूंजीपतियों का प्रभाव था। सन 1947 तक किसान सभा का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में आ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसान सभा भारत के किसानों का मुख्य संगठन बन रही थी।
इसके पश्चात अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने अलग अलग किसान संगठनों की स्थापना की। उदाहरण के लिए समाजवादी दल ने हिंदू किसान पंचायत तथा मार्क्सवादी दल ने यूनाइटेड किसान सभा स्थापित की। बाद में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन BKU तथा महाराष्ट्र में शरद जोशी ने शेतकारी संगठन की स्थापना की। वर्तमान समय में भारत में भारतीय किसान यूनियन तथा अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के महत्वपूर्ण संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। भारत में पर्यावरण से संबंधित सर्वप्रथम आंदोलन को चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह आंदोलन 1972 ईस्वी में हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। चिपको आंदोलन का अर्थ है पेड़ से चिपक जाना अर्थात पेड़ को आलिंगनबद्ध कर लेना। चिपको आंदोलन का आरंभ उस समय हुआ जब एक ठेकेदार ने गांव के पास जंगलों के पेड़ों को काटना आरंभ किया। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। एक दिन गांव के पुरुष बाहर गए हुए थे, तब ठेकेदार ने अपने कर्मचारियों को पेड़ काटने के लिए भेजा। गांव की महिलाओं ने इसका विरोध किया। सभी स्त्रियां जंगल में पहुंचकर पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने कर्मचारियों को पेड़ काटने से रोक दिया। इस घटना की खबर पूरे राष्ट्र में फैल गई। पर्यावरण से संबंधित इस आंदोलन को भारत में विशेष स्थान प्राप्त है। यह आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था। इस आंदोलन की मुख्य मांगे हैं निम्नलिखित हैं। तो पहली मांग जो थी, प्राकृतिक साधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई न हो। तीसरा है, जंगल की कटाई का ठेका किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध में चलाए जाने वाले आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध चलने वाला आंदोलन भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन माना जाता है। टिहरी बांध से टिहरी शहर के पानी में डूब जाने का खतरा था। टिहरी बांध परियोजना का विरोध करने के लिए लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी के नेतृत्व में टिहरी बांध परियोजना विरोधी संघर्ष समिति का निर्माण किया। आगे चलकर समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने इस परियोजना का विरोध करने के लिए आमरण अनशन भी किया। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की समीक्षा के आश्वासन पर ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नर्मदा आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। पहला नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन का आरंभ 1970 के दशक में हुआ, लेकिन इस आंदोलन में 1980 के दशक में तेजी आई। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मेधा पाटकर, बाबा आमटे तथा सुंदरलाल बहुगुणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के अन्य वर्गों के लोगों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन के समर्थकों की यह मांग थी कि बांध परियोजना के पूर्ण होने तक सरकार उन कई लाख लोगों के पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था करे जो इस परियोजना के पूर्ण होने पर बेघर हो जाएंगे। परंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा लोगों के पुनर्वास की गंभीरता से नहीं लिया गया। इस कारण समाज के अन्य वर्गों के लोग भी जुड़ गए। इसके बाद यह आंदोलन और तेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33, भारतीय समाज के सामाजिक वर्गों का वर्णन करें। यानी कि भारतीय समाज के जो सामाजिक वर्ग हैं उनका वर्णन करना है। तो भारत के सामाजिक वर्ग का आधार जो आर्थिक रूप से लिया गया है। सामाजिक वर्ग में 3 वर्ग होते हैं, एक होता है उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग। सबसे पहले बात करते हैं उच्च वर्ग। इस वर्ग में वही व्यक्ति आते हैं जो औद्योगिक, व्यावसायिक, राजनीतिक तथा अन्य पदों पर सरकारी व प्राइवेट नौकरियों में लगे हुए हैं। भारत की जनसंख्या का 5% इन वर्गों के लोग हैं। दूसरा है मध्यम वर्ग। इस वर्ग में ऐसे कर्मचारी, व्यवसायी या किसान आते हैं जिनकी आय उच्च वर्ग से कम होती है। वे महत्वाकांक्षी होते हैं तथा उच्च वर्ग की तरह जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। इस वर्ग में कर्मचारी जो है वाइट कॉलर जॉब में लगे होते हैं। तीसरा है निम्न वर्ग, लोअर क्लास। इसमें शारीरिक व मानसिक दृष्टि से मेहनत करने वाले लोग सारा शामिल हैं जिनकी आय उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग से भी काफ़ी कम होती है। वह इसमें कृषि, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करने का कार्य लोग करते हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, रिक्शा चालक, होटलों, ढाबों व उच्च वर्ग के घरों में काम करने वाले लोग होते हैं। इन वर्गों को गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, धर्म किसे कहते हैं। धर्म शब्द संस्कृत की धरी धातु से लिया गया है जिसका प्रयोग धारण करना
इसमें अर्थ में जो है होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म वह है जो व्यक्ति या समाज को धारण करे या धर्म रक्षा के सिद्धांत पर आधारित हो, क्योंकि यह सभी प्राणियों की रक्षा करता है जिसे धर्म की संज्ञा दी गई है। फ्रेजर, धर्म में मेरा अभिप्राय उन शक्तियों से है जो मानव से श्रेष्ठ हैं तथा जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति तथा मानव जीवन का पथ प्रदर्शन व नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एकल बाजार बन जाता है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर हो जाते हैं। देश के बाहर के उत्पाद भारत में अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन तथा बिक्री कर सकते हैं। हम भी अपने देशों में अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं। श्रमिक भी एक देश से दूसरे देश में आवागमन कर सकते हैं। देखिए, वैश्वीकरण का एक तरीके से यही है कि आयात और निर्यात, यानी कि अपने देश की चीज़ें बाहर जाना और बाहर के देश की जो चीज़ें हैं उनको अपने देश में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं? इसके कितने भाग होते हैं? यानी कि पर्यावरण से अभिप्राय है किसी वस्तु के आस पड़ोस से है। जैसे किसी पौधे का पर्यावरण वे परिस्थितियाँ होती हैं जो उसकी वृद्धि में सहायक होती हैं। हमारे लिए उस पर्यावरण का अधिक महत्व होता है जिसमें मनुष्य रहता है। श्री आर के पेचोरी के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी परिस्थितियों तथा प्रभावों के योग से होता है जो प्राणियों के जीवन तथा विकास से प्रभावित होते हैं। पर्यावरण के दो भाग होते हैं, एक है भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा है जैविक पर्यावरण यानी कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में भूमि, जल अथवा वायु जैसे निर्जीव तत्व शामिल है। जैविक पर्यावरण में हम पेड़ पौधे तथा छोटे बड़े सभी जीव जंतु शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, कृषि विपणन का क्या महत्व है? पहला है मध्यस्थों का अंत, दूसरा है पूर्ति पर नियंत्रण, तीसरा है आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, चौथा है विपणन लागत में कमी, पांचवा है सामूहिक सौदेबाजी के लाभ, छठा है संग्रह सुविधा, सातवां है एकत्रीकरण की सुविधा, आठवां है साहूकारों के चुंगल से छुटकारा, नौवां है उचित कीमत और 10वां है वर्गीकरण की सुविधा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 38, भूमि सुधार का क्या अर्थ है? देखिए, भूमि सुधार में भूधारण प्रणाली, जोतों का आकार, कृषि पद्धति, भूमि के स्वामित्व, जोतों की सुरक्षा, लगान निर्धारण व वसूली की उचित व्यवस्था, सहकारी कृषि, चकबंदी व कृषि का पुनर्गठन आदि वे सभी परिवर्तन शामिल हैं जिनके अपनाने से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ती है तथा सामाजिक न्याय का वातावरण तैयार होता है। इस प्रकार भूमि सुधार का अर्थ कृषि के ढांचे व संगठन में इस प्रकार के परिवर्तन करने से है जिसके द्वारा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की जा सके तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। वास्तव में कृषक भूमि का स्वामी नहीं होने से भूमि पर कठोर मेहनत नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादकता गिरती है। भूमि सुधार भूमि के उपयोग व प्रबंध की वैज्ञानिक विधियों को जन्म देती है, जिससे समस्त कृषिगत अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक या अधिक कार्यकुशल व अधिक न्याय संगत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि विपणन में सुधार के लिए जो है सुझाव दीजिए। तो पहला है, कृषक को महाजन के चंगुल से छुड़वाने हेतु सरकार द्वारा बैंकों, सहकारी समितियों तथा जो है कम ब्याज के लिए पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सेकंड है, यातायात व संचार व्यवस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से विकसित किया जाना चाहिए। तीसरा है, सुसंगठित, व्यवस्थित तथा नियमित मंडियों का विकास होना चाहिए। चौथा है, मंडियों के भावों का रेडियो, समाचार पत्रों आदि द्वारा कुशल एवं व्यापक प्रसारण होना चाहिए। पांचवा है जो है श्रेणी क्रम व परमापीकरण को वैज्ञानिक बनाना चाहिए। छठा है, मापतोल का परमापीकरण किया जाना चाहिए। सातवां है, कृषि क्षेत्र में सहकारी विक्रय व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आठवां है, कृषकों में शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए।
9वां है कृषि विपणन संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 10वां है बाजार शोध एवं सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट 11वां है शीत भंडारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। 12वां है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को और अधिक कुशल बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि साख की व्यवस्था के सुधार के लिए जो है सुझाव दीजिए। तो पहला है सहकारी साख एवं सहकारी बिक्री के कार्यों में आवश्यक तालमेल बैठाना। दूसरा है गांवों में सहकारिता की भावना का प्रचार करना। तीसरा है सहकारी साख समितियों के पूंजीगत साधन बढ़ाना। 10वां है व्यापारिक बैंकों को भी अधिक और अधिक जो है रुचि कृषि साख की व्यवस्था में लेना। 5वां है गोदाम बनाने का कार्यक्रम तेजी से पूरा करना ताकि इनमें रखे गए माल की रसीद की जमानत के आधार पर साख सुविधाएं बढ़ सकें। 6वां है लघु व सीमांत कृषकों एवं अन्य काश्तकारों तक साख सुविधाएं पहुंचाने हेतु भूमि पर जोर न देकर चुकाने की योग्यता पर जोर देना। 7वां है ऋण यथासंभव वस्तुओं के रूप में देना। 8वां है नगद ऋण की दशा में सहयोग पर देखरेख विशेष रूप से करना। 9वां है ग्रामीण बचतों की आधिकारिक गतिशील बनाना। 10वां है सिंचाई चकबंदी भूमि सुधार आदि कार्यक्रम अपनाकर कृषि की साख बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो संगठित और असंगठित रूप से क्षेत्रों का वर्णन जो विभाजन कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं संगठित क्षेत्र जिनको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। जहां लोगों के लिए कोई रोजगार किसी निश्चित समय के लिए उपलब्ध होता है वह स्थान या उद्यम जो है संगठित क्षेत्र कहलाता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों को जो है अनेक विधियां जैसे कारखाना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दुकान एवं प्रतिष्ठान जो है अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे ही संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं किए जाते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं तथा नियमों एवं विनियमों का पालन करते हैं। दूसरी बात करते हैं असंगठित क्षेत्र यानी कि जो असंगठित जो है यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। असंगठित क्षेत्र वे हैं जहां छोटे छोटे रूप से कई उद्यम व इकाइयां असंगठित रूप से विद्यमान होती है, परंतु अधिकांश पर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता। इस क्षेत्र के नियम व विनियम तो होते हैं परंतु इनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः अनियमित है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने सवेतन छुट्टी अवकाश बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। यहाँ तो तब काम कम होता है और कुछ लोग को अकारण ही काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर एग्जाम नोट्स लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।